हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए क्लास 12 में आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। लेक्चर नंबर 11 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल होगा टोटली। न्यूमेरिकल का ये हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल का पहला लेक्चर है। पहला क्वेश्चन है 5.1 जो एनसीईआरटी का है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नहीं बल्कि क्वेश्चन समझिए। पहले तो क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन का आंसर पूछा है, फिर उसके बाद से न्यूमेरिकल आएगा। तो 5.1 कह रहा है कि एक सदिश को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए तीन राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑब्वियसली तीन राशियों की आवश्यकता होती है। किसकी? दिशा की, परिमाण की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, आप जो है उन तीन स्वतंत्र राशियों के नाम लिखिए जो परंपरागत रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए वो कौन सी तीन राशियां हैं जो मतलब उत्तरदायी हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो वे तीन राशियां बताया गया था, याद करिए। दिक्पात कोण बताया गया था। दिक्पात कोण भी क्या प्रूफ करता है? चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। नमन अथवा नति कोण बताया गया था। और तीसरा बताया गया था चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक। ठीक है, उस पर हमने डेरिवेशन भी आपको कराया था एक छोटा सा। ठीक है, तो यानी कि ये आंसर होगा इसका चुंबकीय दिक्पात कोण, नमन कोण और चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। बिल्कुल आसान सा आंसर है। इसका सी देखिए, 5.1 का ये एक आंसर था। अब 5.1 के बी का आंसर देखिए। बी क्या कह रहा है पहले ये समझिए। दक्षिण भारत में किसी स्थान पर नति कोण का मान लगभग 18 डिग्री है। नति कोण बताया गया था आपको इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर जाकर के देखें और पूरा वीडियो देखें, तभी जाकर के आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, सारे क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे आगे चल के। तो यानी कि नति कोण का मान दिया हुआ है, नति कोण या नमन कोण का मान 18 डिग्री दिया हुआ है। ब्रिटेन में आप इससे अधिक नति कोण की अपेक्षा करेंगे या कम नति कोण की अपेक्षा करेंगे? ये ब्रिटेन देश में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, कि इसका आंसर हम कैसे दें। ठीक है, तो हमने आंसर पूरा लिख दिया, क्वेश्चन आंसर, इसलिए कि कम टाइम में हम बता सकें आप लोगों को। ठीक है, तो यानी कि ब्रिटेन में नति कोण का मान लगभग 70 डिग्री के आसपास होता है। और यहाँ दक्षिणी भारत में कितना होता है भाई? 18 डिग्री। ठीक है, और ब्रिटेन में कितना होता है? 70 डिग्री नति कोण का मान। ठीक है, तो का अधिक कम है कि अधिक है? तो अधिक है। तो हम किसकी अपेक्षा करेंगे? हम जो है अधिक की अपेक्षा करेंगे। ठीक है, तो अधिक होगा। ठीक है, क्यों होगा इसका कारण भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको कारण में क्या लिखना पड़ेगा कि जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है उसके निकट जो है आपका ब्रिटेन स्थित होता है। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के निकट ही स्थित होता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है उसके निकट कौन स्थित है? ब्रिटेन स्थित है। इसलिए वहां पर जो है नति कोण का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही चीज लिखा भी गया क्योंकि ब्रिटेन चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के निकट क्या है? स्थित है। ठीक है, सी क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है यदि आप ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न शहर में भूचुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं तो ये रेखाएं पृथ्वी के अंदर जाएंगी या इससे बाहर आएंगी। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया देश का एक शहर है मेलबॉर्न। ठीक है, मेलबॉर्न शहर में अगर आप जा करके और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नक्शा बनाएं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचें, तो मतलब कि ये क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के अंदर आती हुई प्रतीत होंगी या इससे बाहर जाती हुई प्रतीत होंगी। तो बिल्कुल आसान सा आंसर है इसका। आंसर क्या है इसका कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया का मेलबॉर्न शहर है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव स्थित है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि ये जो मेलबॉर्न शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव स्थित है। ठीक है, तो जब उत्तरी ध्रुव स्थित है तो इसका मतलब कि मेलबॉर्न शहर के पास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा ध्रुव होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। और आपको पता है, पढ़ाया गया है, आपको बताया गया कि उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और कहां प्रवेश करें? दक्षिणी ध्रुव में। तो अब बताइए मेलबॉर्न शहर कहां स्थित है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जहां उत्तरी ध्रुव है वहां पर मेलबर्न शहर स्थित है, तो वहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो वही चीज आंसर में भी लिखा गया। ठीक है ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न शहर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और पृथ्वी का जहां पर पृथ्वी का क्या है उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव स्थित है चुंबकीय क्षेत्र का, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतह से बाहर आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो है क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं क्या होती है निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये आसान सा आंसर है, आप याद रखेंगे इसे। डी कह रहा है आपसे पूछ रहा है कि एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वाधर तल में घूमने के लिए स्वतंत्र है यदि भूचुंबकीय उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर रखी हो तो यह किस दिशा में संकेत करेंगे। देखिए चुंबकीय सुई आपको बताया गया था, चुंबकीय सुई का काम है कि दिशा को बताना और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी बताना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। उसको स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है, तो पढ़ाया गया था आपको कि वो जो है अगर पूरा पश्चिम दिशा में छोड़ दे रहे हैं तो वो तुरंत उत्तर दक्षिण दिशा में हो जाता है। ठीक है, अब जो है अब कह रहा है कि अगर इस चुंबकीय सुई को ले जाके और भूचुंबकीय उत्तर या दक्षिणी ध्रुव पे रख दिया जाए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पे ले जाकर रख दिया जाए तो कैसा होगा, तो ये तुरंत जो है ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। तुरंत कैसा हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। ये ऐसे ऊर्ध्वाधर हो जाएगा तुरंत। ठीक है, क्यों ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, इसका कारण भी हमने लिखा है, क्योंकि वहां पर पृथ्वी का केवल एक ही घटक उपस्थित होता है, और वो कौन सा घटक उपस्थित होता है भाई, ऊर्ध्वाधर घटक ही उपस्थित होता है वहां पर। उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर केवल और केवल एक ही घटक उपस्थित होता है, और वो कौन सा घटक उपस्थित होता है, ऊर्ध्वाधर घटक उपस्थित होता है, इसलिए चुंबकीय सुई वहां क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वाधर हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं 5.1 का ई। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है कि यह माना जाता है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक चुंबकीय द्विध्रुव के क्षेत्र जैसा है। जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा है, जो पृथ्वी के केंद्र पर रखा है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, यम का मान कैपिटल एम याद करिए, द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला है। कोई ढंग सुझाइए जिससे यह संख्या के परिमाण की कोटि जांची जा सके, यानी कि ये जो संख्या है इसकी कोटि जांची जा सके कि क्या वास्तव में अगर इससे हम कैलकुलेट करके निकालें तो क्या चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जैसा आएगा। तो बिल्कुल आइए, जो है एक फार्मूला इस पे होता है, इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला है। इसके लिए पृथ्वी की विषुवत रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। पृथ्वी की विषुवत रेखा पर ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या निकालने का सूत्र होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र निकालने का एक सूत्र होता है। किस पर, विषुवत रेखा पर। तो याद रखेंगे B = μ0/4π कैपिटल M/d³ टेस्ला। ठीक है, जहां D क्या है, ये D आपका पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, ये नोन है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, अब वैल्यू को पुट करते हैं, यम का मान आप यहां से पुट कर देंगे क्योंकि ये आपका यम का मान है। ठीक है, तो यम का मान यम के मान के जगह पे आ गया, और डी का मान यहां से रख देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, बताए थे हम, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। ठीक है, ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो नीचे वाले का क्यूब करेंगे तो देखिए 10⁻6 का क्यूब करेंगे तो 10⁻18 हो जाएगा, 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा 18, और ये 6.4 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 262.144, यानी कि 262.144 आएगा। और ऊपर 8 × अब देखिए 10 की घात -7 है और 10 का पावर क्या है, मतलब 22 है, तो यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 22 में से -7 घट जाएगा तो 15 बचेगा। ठीक है, अब जो है इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन तो आप लोगों को आता ही है, कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आपका आ जाता है 0.31 × 10⁻⁻4 टेस्ला। ये वैल्यू आ गई किसकी, बी की। ठीक है, अब ये जो है ये 0.31 ये गॉस भी कहते हैं क्योंकि एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ठीक है, तो यानी कि इसको गॉस में भी टेस्ला को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, गॉस लिख सकते हैं, क्योंकि आप 10⁻⁻4 हटा दीजिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आती है ना पृथ्वी की, ये जो वैल्यू आई है चुंबकीय क्षेत्र की, ये लगभग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जैसा ही है।
ठीक है। तो यानी कि कोटि पता चल गया कि इसकी कोटि किसके बराबर होगी भाई, ये किस कोटि की है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की कोटि की है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है, ठीक है। तो इस प्रकार प्राप्त मान जो है चुंबकीय क्षेत्र के समान है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के समान है। बस आंसर हो गया इसका, ठीक है। एफ इसका देखिए, एफ एंड लास्ट इसका 5.1 का भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि मुख्य एनएस चुंबकीय ध्रुवों के अतिरिक्त पृथ्वी की सतह पर कई अन्य स्थानीय ध्रुव भी हैं जो विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त हैं। ऐसा होना कैसे संभव है? देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, तब जाकर के आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बताया गया है आपको कि पृथ्वी एक चुंबक के जैसे व्यवहार करती है और उसके ऐसा लगता है कि उसके केंद्र में, उसके गर्भ में एक चुंबक रखा हुआ है, जैसे ऐसे बताया गया था वीडियो में आपको, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी है और इसके गर्भ में इस तरह से ये छड़ चुंबक के जैसे मान लीजिए कि चुंबक रखा हुआ है, जिसका ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो अंदर वाला अगर आप जो है देखेंगे इस तरह से बनाया गया था, तो ये नॉर्थ है, तो ये क्या आता है भाई, साउथ आता है, और ये क्या आता है, नॉर्थ आता है, ठीक है। तो इस तरह से एक चुंबक रखा हुआ है, ठीक है ना, इसके गर्भ में इस तरह से माना जाता है, तभी ना इसका ये पृथ्वी का ये नॉर्थ पड़ता है और ये पृथ्वी का क्या पड़ता है, साउथ पड़ता है, ये याद है आपको। तो ये बताया गया था। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये तो होता ही है, तो ये मुख्य एनएस है, ठीक है ना, पृथ्वी का मुख्य एनएस है, पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है मेन, ठीक है। लेकिन पृथ्वी में कई जगह पर मतलब स्थानीय ध्रुव भी पाए जाते हैं। स्थानीय मतलब कई जगह पे ध्रुव पाए जाते हैं, कई जगह पे अलग अलग ध्रुव भी पाए जाते हैं, जहां पे एन और एस मिलते हैं, ठीक है, यानी कि चुंबकीय ध्रुव मिलते हैं। तो ऐसा कैसे संभव है भाई कि आपने तो मुख्य ध्रुव एक ही बताया और इस पृथ्वी पर हर जगह जो है, कई जगह बहुत से ऐसे हैं कि जो इस तरह से मिलते हैं। मान लीजिए कि यहाँ भी एक चुंबकीय ध्रुव मिला, यहाँ पर भी मान लीजिए कि एक चुंबकीय ध्रुव मिला। तो इस तरह से जो है जब रिसर्च हुआ तो इस तरह से छोटे छोटे मतलब ध्रुव मिलने लगे कई जगहों पर। तो ऐसा कैसे संभव है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए संभव है कि पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर खनिज पदार्थ है और उसमें से कुछ चुंबकीय खनिज भी हैं, जैसे लोहा मतलब फेरस, जैसे देखिए फेरस, निकिल, कोबाल्ट, ये सब क्या है, चुंबकीय खनिज है। तो ये भी पृथ्वी के अंदर ही है। तो पृथ्वी के अंदर है तो कहीं ना कहीं से ध्रुव तो बनाएंगे ना, और ये पृथ्वी के बहुत से जगह पे है, अनगिनत जगह पर है ये। तो ये जो पोल बनाते हैं, ये इनका जो एनएस बनता है, तो ये बनाते तो जरूर है, लेकिन ये इतनी ज्यादा मात्रा में है कि ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्योंकि देखिए इसका एन और इसका एस है, तो कहीं ना कहीं से इसके विपरीत में एन और एस बनेगा ही बनेगा। कोई ना कोई खनिज ऐसा होगा, फेरस, निकिल, कोबाल्ट, इसके अलावा और भी खनिज पदार्थ हैं, तो उनका कहीं ना कहीं से एन और एस तो बनेगा ही बनेगा इसके विपरीत। तो ये कुल मिला के काट पीट के एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि स्थानीय जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, काट पीट के निरस्त कर देते हैं, मतलब कि प्रभावहीन कर देते हैं। तो जब ये एक दूसरे के प्रभाव को ये निरस्त कर देंगे, ठीक है, इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर भी बनाया है ऐसा, और यहाँ पर भी मान लीजिए कि एक छोटा सा चुंबक इस दिशा में बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, ठीक है। तो जब निरस्त कर देते हैं तो प्रभावशाली कौन बचता है, ये वाला जो मान्यता में है, मुख्य एनएस। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुख्य एनएस ही देखने को क्या होता है, मिलता है, मुख्य एनएस का ही प्रभाव हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो वही चीज आपका आंसर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। कि पढ़िएगा कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय खनिज पाए जाते हैं, जो फेरस, निकिल, कोबाल्ट होते हैं, उपस्थित है। इसके कारण जो है स्थानीय ध्रुव होते हैं और जो विभिन्न दिशाओं में विन्यस्त होते हैं, इसकी दिशाएं भिन्न भिन्न होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, यानी काट पीट के खत्म कर दिए प्रभाव को। इस प्रकार मुख्य चुंबकीय ध्रुव एनएस के कारण ही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसकी दिशा नॉर्थ पोल से क्या होता है, साउथ पोल की तरफ होता है। बहुत ही इजी है इसका आंसर। तो ऐसे ही आप जो है नोट कर लेंगे इसको। 5.2 का क्वेश्चन नंबर ए, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, क्या यह समय के साथ भी बदलता है? यदि हाँ, तो कितने समय अंतराल पर इसमें पर्याप्त परिवर्तन होता है? तो देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए पहले, तब आंसर आप 100% कर ले जाएंगे। क्योंकि अगर आपने पिछला वीडियो, ये पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है ऑनलाइन हमारे वीडियो से, तो 100% आप सबका आंसर दे ले जाएंगे बड़े आराम से। देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, ऐसा पूछ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मतलब बदलता है, ठीक है, ये तो बात सही है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, क्या यह समय के साथ भी बदलता है? कह रहा है कि
मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम पृथ्वी पे, जैसे मान लीजिए कि आप ध्रुव पे जाएं, आप अक्ष पे जाएं, ठीक है ना, विषुवत रेखा पे जाएं, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि पृथ्वी पर अलग अलग जाएं, अलग अलग जगह पे, तो चुंबकीय क्षेत्र बदलता है क्या, या समय के साथ भी बदलता है, ठीक है। तो बिल्कुल 100% समय के साथ भी बदलता है, बट समय के साथ इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, मतलब कम समय में इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता कि हम उसे महसूस कर सके, ठीक है। बट समय के साथ ही क्या होता है, बदलता है। तो आपका आंसर होगा हाँ, यह समय के साथ क्या होता है, बदलता है। लेकिन समय, थोड़े से समय में इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं होता कि हम उसको देख सके। हाँ, कुछ 100 साल वर्ष बाद, कुछ 100 वर्ष के बाद, ठीक है, जैसे मान लीजिए 200, 300, 400, 800 साल के बाद जो है जो परिवर्तन होता है, तो वो जो है परिवर्तन मतलब महसूस करने वाला होता है, देखने वाला होता है, ठीक है। तो एक इंसान की उम्र कितनी है, अधिकतम माना गया है 100 साल, लेकिन आज के एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हैं कि कोई भी 70 से 80 साल के बीच में जो है मतलब कि इतना ही उसका एज है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना ही एज है, 70 से 80 के बीच में ही लोग मतलब जी रहे हैं, उसके बाद से जो है नहीं रह रहे इस दुनिया में। तो कुल मिला के आप ये चीज जो है, ये मतलब कि परिवर्तन आप देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, बट हाँ आप ये कह सकते हैं कि कुछ 100 वर्ष बाद ये इतना परिवर्तन हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र में कि ये मतलब महसूस करने वाली बात होती है, देखने वाली बात होती है, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए। पृथ्वी के क्रोड में वही चीज दिखा भी गया जो हम बोले हैं, पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते, क्यों, ठीक है। तो चलिए, बिल्कुल सही बात है कि जो है ऐसा, मतलब ये बताया भी गया था, हमने बताया था आपको कि पृथ्वी के क्रोड में क्या है, लोहा है। लेकिन लोहा कैसा है, वो मतलब पिघली हुई अवस्था में है, ठीक है, पिघला हुआ लोहा है, और 100% पिघला हुआ लोहा कभी भी चुंबकीय क्षेत्र के जैसे व्यवहार नहीं करता। इसलिए भूगर्भ शास्त्रियों का मानना है कि जो आंतरिक कोर में लोहा है उसके कारण तो पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो सही बात है, पिघला हुआ लोहा मतलब द्रव के फॉर्म में है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय गुण उसके अंदर होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। तो स्रोत मानते हैं, क्यों, मतलब फिर भी भूगर्भ शास्त्री पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को स्रोत नहीं मानते, ठीक है। तो अब इसका कारण क्या, देखिए, पृथ्वी की क्रोड में पिघला हुआ लोहा है, और पिघला हुआ लोहा लौह चुंबकीय नहीं होता, ठीक है, अर्थात उच्च ताप पर लोहे का चुंबकित रहना संभव नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कि लोहा चुंबक के संपर्क में आया तो वो चुंबकित हो गया, उसके अंदर भी चुंबकीय गुण आ गया, बट उसको आप गर्म कर दीजिए तो उसका चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यानी कि गर्म लोहा कभी भी चुंबकित अवस्था में नहीं रह सकता, उसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए भूगर्भ शास्त्री नहीं मानते, पृथ्वी के क्रोड में लोहा है फिर भी नहीं मानते कि ये चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, ठीक है। अब आइए सी देखिए क्या कह रहा है। पृथ्वी के क्रोड के बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती हैं। इन धाराओं को बनाए रखने वाली बैटरी या ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है। देखिए, हमने बताया था ना इसके पहले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो जो हुआ है उसमें बताया गया था आपको चुंबकत्व की उत्पत्ति, पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व की उत्पत्ति। तो हमने स्टार्टिंग में, याद पहला वीडियो देखिएगा, कि उसमें हमने बताया था कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होने के कई कारण हैं, अलग अलग मत हैं। तो उसमें से एक मत यह भी बताया गया था कि पृथ्वी के आंतरिक कोर में तो लोहा है और पिघला हुआ लोहा है, आयनित अवस्था में है, तो वो चुंबकीय उसके अंदर चुंबकीय गुण नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब उसके बाहरी लेयर की बात करिए, उससे बाहर निकलिए, यानी पृथ्वी के क्रोड से बाहर निकलिए। तो बाहर हमने कहा था कि एक वायुमंडल होता है, एक वायुमंडल की कल्पना की गई कि वायुमंडल है, और वायुमंडल में जो कण है वो मतलब कि आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक जो है गर्मी के कारण, आंतरिक ताप के कारण वो आयनित हो जाते हैं, और आयनित होकर के क्लाउड बनाते हैं उसमें। और पृथ्वी क्या हो रही है, घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अपनी धुरी पे भी घूम रही है। तो उसके कारण वो जो आयन है ना वायुमंडल में, क्रोड के जो बाहर बने हुए हैं, वो भी आयन उसमें क्या होते हैं, घूमते रहते हैं पृथ्वी के साथ। और जब आयन घूमेंगे तो आपको पता है कि चुंबकीय वैद्युत धारा उत्पन्न होगी, यानी कि आवेश धारा चलने लगेगी, ठीक है। आवेश धारा चलेगी तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके कारण भी बताया गया है कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो वही कारण हमने दिया है यहाँ पर
तो आपसे पूछा जा रहा है ये कि पृथ्वी के बाहरी करोड़ में बाहरी करोड़ मतलब करोड़ से बाहर निकलिए तो भी तो कुछ क्षेत्र है पृथ्वी के अंदर, तो उसमें आवेश धाराएं बहती हैं, ठीक है। उसके लिए ऊर्जा कहां से मिलती है उन आवेश धाराओं को बहने के लिए? तो पृथ्वी के का जो आंतरिक ताप है उसके कारण वो जो वायुमंडल बन रहा है पृथ्वी के करोड़ के बाहर, उसके कण आयनित हो जाते हैं और पृथ्वी के घूमने के साथ वो घूमते हैं, जिसके कारण हमेशा क्या होती है, आवेश धारा बनी रहती है पृथ्वी के अंदर। आवेश धारा बनी रहती है तो चुंबकीय क्षेत्र बना रहेगा, ठीक है ना। तो उसी के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब आइए 5.2 का डी करते हैं। 5.2 का डी कह रहा है अपने 4-5 अरब वर्षों के इतिहास में, बहुत ज्यादा टाइम हुआ, अरब वर्ष, देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार उलट चुकी होगी। भूगर्भ शास्त्री इतने सुदूर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे जान पाते हैं? मतलब भूगर्भ शास्त्री तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताते हैं, नहीं साइंस भी बताता है, भूगर्भ शास्त्री भी बताते हैं निष्कर्ष निकाल करके, ठीक है ना। जाते हैं उस स्पॉट पे, ठीक है, घटना को, कुछ ना कुछ घटना को देखते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, फिर उससे जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उसके अनुसार जो है बताते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 4-5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा ना कि पृथ्वी जो है अपने चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा को बदलती है, ठीक है ना। तो क्या ये कम समय में बदलती है? नहीं, इसके लिए कई 100 साल लग जाते हैं, अरबों खरबों साल लग जाते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो 4 अरब वर्षों के बाद तो कई बार पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र को बदल चुकी होगी, क्योंकि कई 100 साल के बाद से बदलती है, जो हमें मतलब कि दिखता है, ठीक है। तो 4 अरब खरब वर्षों बाद तो कई बार बदल चुकी होगी। तो भूगर्भ शास्त्री इसको किस तरह से समझा लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ चट्टाने जो होती हैं, कुछ चट्टाने जब ठोस का रूप लेती हैं, तो ठोस का रूप लेती हैं यानी कि आपस में मिलती हैं, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो है एक धुंधला सा अभिलेख छोड़ जाती है, एक धुंधला सा चित्र छोड़ जाती है, ठीक है। यानी कि कुछ चट्टाने जब आपस में मिलती हैं, ठीक है, ठोस का रूप ग्रहण करती हैं, तो वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक धुंधला सा अभिलेख छोड़ जाती हैं, और चट्टानों में निहित उस चुंबकन अभिलेख को, उसको क्या बोलते हैं, चुंबकन अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। चुंबकन अभिलेख को देख करके, उसका विश्लेषण करके भूगर्भ शास्त्री अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निष्कर्ष प्राप्त करते हैं और हमें बताते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सा आसान सा जो है आंसर है इसका, कि एक बार और सुन लीजिए कि जब चट्टाने ठोस का रूप लेती हैं, ठोस रूप में आती हैं, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का एक धुंधला सा अभिलेख छोड़ जाती हैं, और उन चुंबकन अभिलेखों के विश्लेषण से भूगर्भ शास्त्री हमें क्या बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताते हैं पृथ्वी के, कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पहले कहाँ था, अब कहाँ आ गया है, कितनी दूरी पे आ गया, तमाम तरह के निष्कर्ष निकाल के बताते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए ई वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत अधिक दूरियों पर 30,000 किलोमीटर से अधिक पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुव आकृति से काफी भिन्न हो जाती है। कौन से कारक इस विकृति के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं? तो पहले तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए अपने शब्दों में। कह रहे हैं ना कि बहुत अधिक दूरियों का मतलब पृथ्वी की सतह से आप 30,000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है, भाई चुंबकीय क्षेत्र है कि नहीं हवा में भी, ठीक है ना, ऊपर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है अपनी द्विध्रुव आकृति को क्या करता है, मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुव आकृति को खो देता है, मतलब काफी भिन्न हो जाता है, ठीक है ना, ये कह रहा है। तो कौन सा कारक है जो उस विकृति के लिए उत्तरदायी है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। आप 30 किलोमीटर जब जाएंगे ना ऊपर, तो आयन मंडल मिलेगा। आयन मंडल में जो आयन होते हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक है। तो घूमने के कारण वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, मतलब कि आप आयन मंडल में चले जाए ना, तो वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है ना, क्योंकि आयन वहां घूम रहे होंगे, उसके कारण जो है आवेश धाराएं बह रही होंगी, वहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यानी कि वो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जिससे जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुवीय आकृति से काफी वहां पे क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। आप आयन मंडल में चले जाएंगे तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो द्विध्रुवीय नेचर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां भिन्न हो जाता है, ठीक है। तो यही कारण है, ठीक है। अब देखिए एफ का आंसर, एफ का क्वेश्चन पहले पढ़िए, ठीक है।
इसे आंसर को पढ़िएगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। अब जो है एफ पढ़िए, लास्ट इस 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। अंतर तारकीय अंतरिक्ष में 10 का पावर -12 टेस्ला की कोटि का बहुत ही क्षीण चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या इस क्षीण चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावी परिणाम हो सकते हैं, समझाइए। तो देखिए अंतर तारकीय अंतरिक्ष का मतलब कि एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा दूरी पर, मतलब कि आकाश में चलते जाइए बहुत अंतर तारकीय, जहां पर तारे हैं वहां पर चले जाइए बहुत दूर। तो कह रहा है कि जो मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र होता है वो 10 का पावर -12 टेस्ला की कोटि का होता है। ये एक क्षीण चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? क्षीण चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब हम अंतर तारकीय अंतरिक्ष में जब पहुंचते हैं तो वहां पर क्षीण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो कह रहे हैं क्या ये क्षीण चुंबकीय क्षेत्र की कुछ प्रभावी परिणाम हो सकते हैं? क्या ये कुछ चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है? क्या इसका कुछ प्रभाव हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। आप एक जो है, आपको मैं एक फार्मूला पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, आपको याद होगा, ठीक है। और किस में याद होगा आपको? जैसे जो है इसके पहले चैप्टर में पढ़ा है आपने कि अगर जो है आवेश चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो लंबवत प्रवेश करता है, तिरछा प्रवेश करता है, किसी भी मतलब समांतर प्रवेश करता है, तो सारी चीजें वहां पे बताई गई थी कि उसका पथ कैसा हो जाता है। उसके लिए आप जो है आवर्तकाल का सूत्र निकाले थे, उसके लिए त्रिज्या निकाला था कि अगर वो लंबवत प्रवेश करता है तो वृत्ताकार पथ पे घूमने लगता है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है वो भी निकाला था आपने, ठीक है। तो वो त्रिज्या का फार्मूला यही आता है, R=mv/EV आता है, ठीक है। वहां देख लीजिएगा, जाके नोट्स अपना जो है देखिएगा, तो वहां पे आपको मिलेगा कि R बराबर mv/EV होता है। इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/V है। मतलब ये B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यानी कि अब इसके इस समीकरण के अनुसार R इज प्रोपोर्शनल टू 1/B है। मतलब कि अगर B कम होगा तो R ज्यादा होगा, मतलब कि वृत्ताकार जो पथ बनेगा ना बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से अगर मान लीजिए कोई आवेशित कण है और ऐसी जगह पे है जहां पर मतलब चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल क्षीण है, मतलब बहुत ही कमजोर है, आवेशित कण है, तो वो क्या करेगा? आवेशित कण अगर जो है लंबवत प्रवेश करेगा तो वो क्षीण चुंबकीय क्षेत्र ही क्या करेगा? उसको धक्का देके एकदम दूर ले जाकर के और उसको वृत्ताकार पथ पे घुमाएगा। तो मतलब प्रभाव तो डाल रहा है ना। क्षीण चुंबकीय क्षेत्र है तो भी आवेशित कण अगर लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसको धक्का देके ले जाएगा और बहुत लंबी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे उसको क्या करेगा? घुमाने लगेगा, ठीक है। तो ये तो प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, बहुत अधिक त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा पर ले जा सकता है। अल्प त्रिज्या के लिए यह विश्लेषण संभव नहीं है। मान लीजिए कि अल्प त्रिज्या, जैसे आप कहें कि क्षीण चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें जो है आवेश प्रवेश कर रहा है, तो वो मतलब कम त्रिज्या के पथ पर घुमाएगा। तो कम त्रिज्या के पथ पे तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहां से तो यही हो रहा है ना कि आपका जो है अगर प्रबल अगर जो है कम त्रिज्या कब बनेगा? जब ये B कम होगा तो त्रिज्या क्या होगी? अधिक होगी, और जब B अधिक हो जाएगा तो त्रिज्या कम हो जाएगी। तो या तो आपको कंडीशन लेना पड़ेगा कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। तो जब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा तो अगर कोई आवेशित कण लंबवत प्रवेश कर रहा है तो छोटे त्रिज्या पर घुमाएगा चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन इसके अनुसार अगर क्षीण चुंबकीय क्षेत्र है तो वो लंबी त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पे घुमाएगा, ठीक है। तो अल्प त्रिज्या के लिए तो ये विश्लेषण संभव ही नहीं है ना। अल्प त्रिज्या, अगर छोटा त्रिज्या आप ले रहे हैं कि छोटे त्रिज्या पे घूम रहा है तो इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, ठीक है। तो ये अल्प त्रिज्या के लिए संभव नहीं है। तो किसके लिए संभव है? परंतु अति विशाल अंतर तारकीय दूरियों के लिए संभव। अंतर तारकीय दूरियों, बहुत ज्यादा दूरी पर जो है ये चीजें संभव है कि आवेशित कण के पथ को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आज के लिए बस दो ही क्वेश्चन 5.1 और 5.2, क्योंकि इसमें हमने 6 क्वेश्चन आपको कराए, मतलब 12 क्वेश्चन हो गए आपके। तो इसी तरह से आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा और जरूर आप लोग पढ़ें इस क्वेश्चन को और अपने मन से आंसर करने का प्रयास करें, तभी जाकर के जो है ये तैयार होगा। और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें, रटने का प्रयास कभी मत करें। आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाइए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको 100% कॉन्सेप्ट दूं, ठीक है। और आप जो है वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा पूरा। बाकी अगर वीडियो आपको 100% समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें और उसके साथ साथ शेयर भी करें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल का नाम आपको पता ही है, ये लिखा हुआ मिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बाय अविनाश सर। तो आप जो है, अब मैं बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा न्यूमेरिकल की सीरीज का, जिसमें 5.3 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।